कुछ पक्षी दिन में सोते रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो निकल जाते हैं जंगल में आवारागर्दी करने, जैसे उल्लू। जैसे ही रात होती वो दुष्ट उल्लू जंगल में निकल जाते और जंगल से भोजन इकट्ठा करना शुरू कर देते। इस पेड़ से सारे फल तोड़ लेते हैं और अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं, और मैं चावल के दाने भी गुफा में छोड़ आया हूँ। शाबाश छोटे, अगर ऐसे ही हम रात को भोजन जमा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब दूसरे सारे पक्षी भूख के कारण ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और फिर हम अकेले ही इस जंगल में राज करेंगे, राज। हो। फिर वो दोनों उल्लू उस पेड़ से फल तोड़ना शुरू करते हैं। सुबह हो जाती है। रात के जाते ही उल्लू अपनी गुफा में जाकर सो जाते हैं। जंगल के दूसरे पक्षी भी अपना दाना पानी ढूंढने निकलते हैं। कबूतर भैया, मैंने खुद देखा, कल इस पेड़ पर बहुत सारे फल थे, मगर एक ही रात में ये पेड़ खाली हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन खा सकता है ये फल एक ही रात में? मेरे घर के पास चावल के पौधे हैं, वो भी बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई भोजन खा नहीं रहा, बल्कि भोजन चुरा चुरा कर जमा कर रहा है। कौन हो सकता है? ऐसा कौन कर सकता है? हमें इस बात का मालूम करना होगा। हाँ चिड़िया, अगर हमने ऐसा ना किया तो हम भूख से मर जाएंगे। कालू, सीधे से बताओ, मेरे इस पेड़ से सारे एप्पल तुमने खाए हैं? कल ये पेड़ भरा हुआ था, मगर आज केवल 2 एप्पल ही बचे हैं। कसम ले लो गोरी, मुझे पता है ये पेड़ तुम्हारा है। मैंने आज तक इस पेड़ से एक भी एप्पल नहीं खाया। वो कौन है? फिर वो कौन है जो मेरे पेड़ से एप्पल तोड़ तोड़ कर खा रहा होगा? शायद मोटी चोंच वाला मिट्ठू होगा। मैं अभी पूछती हूँ उसे। नहीं गौरी, मुझे न मारना, मैंने तुम्हारे पेड़ से एक भी एप्पल नहीं चुराया। सुन लो मोटी चोंच वाले मिट्ठू, अगर तुम मुझे मेरे पेड़ के आसपास से गुजरते भी नजर आए तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। कोई और है गौरी, चिड़िया का पेड़ भी खाली है और मेरे चावल का खेत भी किसी ने खाली कर दिया है। जो भी है, हमें उसे पकड़ना होगा। रात फिर से हो जाती है। दिन के सोए हुए उल्लू भी उठ जाते हैं। छोटे उठो उठो छोटे, रात हो गई है, अपना काम शुरू करें। छोटा उल्लू भी उठ जाता है। कौवे का पेड़ भी खाली हो गया और चिड़िया का पेड़ भी। अब हमें जंगल से दाना चोरी करना होगा। इसका मतलब दूसरे पक्षियों को ना मिलेंगे फल और ना मिलेगा दाना। तो फिर चलो। वो गुफा से निकलते हैं। वो जंगल में जाते हैं। वो सारी रात जंगल से भोजन लाते और अपनी गुफा में रखकर फिर से चले जाते। वो ऐसा बार बार करते। ऐसे वो ढेर सारा भोजन अपनी गुफा में जमा कर लेते हैं। बड़े, अब दिन होने वाला है, मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ऐसे दिन की रोशनी होने से पहले पहले वो दोनों उल्लू फिर से सो जाते हैं। सुबह भी हो जाती है। मिट्ठू को कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। कबूतर भी भूखा बैठा हुआ था। गोरी कौवी का भी भूख से बुरा हाल था। वो चिड़िया की तरफ जाती है। चिड़िया चिड़िया, अब तो सभी पक्षी भूखे हैं, जंगल में भोजन की बहुत कमी हो गई है। गोरी, आप मेरे साथ चले, हम पुरानी गुफा की तरफ जाते हैं, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ भोजन मिल जाए। फिर गोरी कौवी और चिड़िया पुरानी गुफा की तरफ उड़ती हैं। वहाँ जाकर तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। चिड़िया, हम भूख से मर रहे हैं और इन उल्लुओं ने यहाँ भोजन जमा कर कर के ढेर लगा रखे हैं। आहिस्ता बोलो गोरी, ये उल्लू उठ जाएंगे। चिड़िया, ये उल्लू ही जंगल से भोजन चोरी कर रहे हैं। गोरी, तुम चिंता ना करो, ये रात को चोरी करते हैं और हम दिन को इनका चोरी किया हुआ भोजन चुरा लेंगे। मैं तो पहले ये फल खाऊंगी। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी जी भर के वहाँ से फल खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए कुछ फल लेकर वहाँ से चली जाती हैं। छोटे, तुमने अच्छा नहीं किया, यहाँ जो फल थे वो तुमने सारे ही खा लिए। मुझे उल्लू ना बनाओ बड़े, मैं तो पहले ही उल्लू हूँ। ये फल तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं, तुमने खाए हैं।
फिर उनमें लड़ाई शुरू होती है और वो दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। बड़े, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वो फल नहीं खाए। तो फिर कौन हो सकता है जो हमें ही चूना लगा गया? रात थी, इसलिए वो दोनों उल्लू फिर से जंगल से भोजन चोरी करने निकलते हैं। वो इधर उधर उड़ते हैं मगर उन्हें कहीं भी कोई चीज नजर नहीं आती। छोटे, लगता है अब जंगल खाली हो गया है। अब भूख से मरते पक्षी यहाँ से चले जाएंगे और फिर इस जंगल में हम राज करेंगे। ऐसे वो दुष्ट उल्लू दिन के समय फिर से जाकर अपनी गुफा में सो जाते हैं। मगर आज दूसरे पक्षियों ने भी सलाह बना रखी थी। वो सब इकट्ठे होकर गुफा की तरफ जाते हैं। उल्लू सोए हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से भोजन उठाना शुरू करते हैं और ला कर गोरी कौवी के घर जमा करना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में पक्षी उल्लू का चुराया हुआ सारा भोजन उठाकर ले जाते हैं। गोरी बहन, आप चले, अगर उल्लू उठ गए तो उन्हें पता चल जाएगा। सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है। वो उल्लू जैसे ही उठते हैं तो अपनी गुफा में भोजन ना देखकर हैरान हो जाते हैं। छोटे, सच बता दो, अगर सारा भोजन तुमने खाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वाह जी वाह, जब मैं सो जाता हूँ तो भोजन खुद खाकर नाम लगा देते हो मेरा। चोर कहीं के, तुम ऐसा करते हो। वो फिर से आपस में लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो दोनों उल्लू वहीं मर जाते हैं। ऐसे पक्षियों ने अपनी बुद्धि से उन उल्लुओं को हरा दिया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कोई भी मुश्किल हो मिलजुल कर उपाय निकालने से मुश्किल दूर हो जाती है। आपका धन्यवाद। बाउर से आम बनने तक का सफर चंद दिनों में ही खत्म हो गया था और अब आम के उस बड़े पेड़ पर ढेर सारे आम बन गए थे। दो आम जो पास पास में ही थे, उनमें से एक अभी तक कच्चा था, उसका रंग भी हरा था और साथ वाला आम पककर तैयार था, उसका रंग गहरा जर्द हो गया था और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। मैं कितना सुंदर आम हूँ, मेरी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ओए कच्चे आम, देखो तो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तुम चिंता ना करो मेरे पड़ोसी, कुछ ही दिनों में मैं भी पक जाऊंगा और मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसे सुंदर कभी नहीं बन सकते। पका हुआ आम बहुत घमंडी था। वो हर समय बुरा सोचता था। बच्चों, मैं अभी आती हूँ, मुझे पके हुए आम की गंध आ रही है। लगता है विशाल आम के पेड़ के आम पक गए हैं। मैं आपके लिए पका हुआ आम लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा, क्या आम मीठा होता है? आप पहली बार आम खाओगी, आपको आम का फल बहुत पसंद आएगा मेरी बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। ये आम तो अभी कच्चा है, मैं इस दूसरे वाले आम को तोड़ लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया पके हुए आम की तरफ बढ़ती है। अब ये चिड़िया मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं क्यों किसी का भोजन बनूं? रुको रुको चिड़िया, मुझे मत तोड़ना, मैं आपका भोजन नहीं बनना चाहता। मगर आम जी, आप पककर तैयार हो, जब फल पक जाए तो हम पक्षी ही उन्हें खाते हैं। मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगा। मैं इतना सुंदर आम और तुम छोटी चिड़िया, मैं अभी जिंदा रहूंगा। अगर तुम मुझे तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सुंदर हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तुम्हारी सुंदरता इस पेड़ के कारण है और आज तक इस पेड़ ने हमें अपने फल खाने से नहीं मना किया।
ये सब साथ वाला कच्चा आम सुन रहा था और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये मेरा पड़ोसी बहुत घमंडी है। आप कुछ दिन इंतजार कर लें, मैं पकने ही वाला हूँ। आप मुझे खा लेना। ठीक है अच्छे आम, मैं आज अपने बच्चों के लिए दाना ले जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पका हुआ आम और भी अकड़ जाता है। बड़ी आई थी मुझे खाने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है और घर वापस जाती है। घोंसले में बैठी गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से ही आते देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मगर मम्मा, आपने तो आज मेरे लिए पका हुआ आम लाना था, ये तो दाना है। गुड़िया बेटी, एक ही आम पका था अभी, बाकी के सब तो कच्चे थे। तो मम्मा आप वही आम तोड़ लाती। बेटी, वो आम तो बहुत घमंडी था, उसने मुझे खुद को तोड़ने से मना कर दिया। वो तो बहुत गुस्से वाला आम था। फिर चिड़िया की बेटी दाना ही खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और कच्चा आम भी पक जाता है। वो भी घमंडी आम की तरह पीला हो जाता है। पक गया, तू भी पक गया। अब पक्षी तुझे ही खाएंगे। मैं तो किसी के काम आऊंगा नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई मुझे तोड़ कर खाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें खत्म होना ही है। ऐसे पेड़ पर लगे हुए गल सड़ जाने से तो अच्छा है कोई मुझे खा ही ले। लो, तो फिर वो तोता आ रहा है, तैयारी करो उसका भोजन बनने की। ये जंगल सुंदर जंगल है, यहाँ मीठे मीठे फल हैं लगे, यहाँ फूल भी हैं, यहाँ झरने भी हैं। वो रहे पके हुए मीठे मीठे आम। मैं अभी वहाँ जाकर आम खाता हूँ। तोता पके हुए आम देखकर आम के पेड़ की तरफ जाता है। जैसे ही तोता आम के पेड़ पर बैठता है, घमंडी आम तुरंत तोते से कहता है, खबरदार बड़ी चोंच वाले मिट्ठू, अगर मुझे खाने की कोशिश की तो मैं कड़वा बन जाऊंगा और तुम्हारे मुंह का स्वाद कड़वा कर दूंगा। मैं तो बड़ी इच्छा लेकर यहाँ आया था और तुम मुझे खुद को खाने से मना कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सुंदर आम? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई मेरे जैसा सुंदर पक्षी ही मुझे खाएगा। मैं तुम्हारे जैसे बड़ी चोंच वाले पक्षी का भोजन क्यों बनूं? तोते, मेरी तरफ भी देखो, मैं भी पक चुका हूँ। आप मुझे खा सकते हो, क्योंकि अब अगर मुझे कोई खाएगा नहीं तो कुछ ही दिनों में मैं गल सड़ जाऊंगा। जहाँ अच्छाई वहीं बुराई। देखा घुमंडी आम, आपका पड़ोसी आम कितना अच्छा है। तो फिर इसे ही खाओ, मैं तो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। फिर मिट्ठू तोता दूसरा आम तोड़कर वहाँ से चला जाता है। नहीं बनूंगा, मैं किसी का भोजन नहीं बनूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ऐसे ही पेड़ पर बना रहूंगा और आते जाते पक्षियों का दिल ललचाता रहूंगा। मम्मा, आज जाइए ना, वो अच्छा आम भी अब तक तो पक गया होगा। आप मुझे आम लाकर देना। मैं जाती हूँ मेरी बेटी, वो आम अब तक पक गया होगा। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, मगर चिड़िया ये देखकर निराश हो जाती है कि वहाँ तो वो आम था ही नहीं। घमंडी आम चिड़िया को देखकर हंसता है।
फिर आ गई चिड़िया, तुम फिर आ गई हो। ले गया वो कच्चा आम, जैसे ही पका उसे तो हरा तोता ले उड़ा। अब तुम भागो, क्योंकि तुम जानती हो मैं तो तुम्हारा भोजन बनने वाला नहीं हूँ। आपके अलावा और भी आम हैं, वो देखें ऊपर। अब इस पेड़ के सारे ही आम पककर तैयार हैं। मैं दूसरे वाला आम तोड़ लेती हूँ और तुम यहाँ ही सड़ते रहना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर चिड़िया उस आम से एक और आम तोड़कर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पक्षी जैसे ही उस घुमंडी आम के फल के पास आते, वो उन्हें खुद को खाने से मना कर देता और पक्षी दूसरे आम तोड़कर ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ से सारे ही आम खत्म हो जाते हैं और रह जाता है वो वही अकेला घुमंडी आम। मगर आज उस आम को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका रंग भी पहले से हल्का होने लगा था। तेज धूप है, इस धूप से मुझे बहुत नफरत है। ये मेरा चेहरा जला देगी। मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है। जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, धूप बढ़ रही थी और दोपहर तक वो आम पूरी तरह काला हो जाता है। बहुत बुरा किया मैंने, जो अपनी सुंदरता पर घुमंड किया। इससे तो अच्छा था कि कोई मुझे खा ही लेता। क्या अब मैं गल सड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घमंडी आम ऐसे सोचकर रोने लग जाता है। कौवे को अपनी तरफ आते देखकर वो घमंडी आम बहुत खुश होता है। कौवे कौवे, मैं यहाँ हूँ, बहुत मीठा हूँ, मुझे खा लो, मुझे अपना भोजन बना लो। मैं बहुत स्वादिष्ट आम हूँ। तुम्हारे जैसा गला सड़ा आम खाने से तो अच्छा है मैं कोई दाना ही खा लूं। कौवा ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। शाम से पहले ही वो आम टूटकर नीचे गिर जाता है और फट जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी बदबू दूर दूर तक जा रही थी। उसका शरीर खत्म हो जाता है और उसकी सुंदरता मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि जो घमंड करता है उसका सर हमेशा नीचा ही होता है। आपका धन्यवाद।